नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके 12th बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे 10th नंबर लेसन चल रहा था। इस 10th नंबर लेसन का आपके पार्ट नंबर 8, ठीक है। और इस 8 नंबर पार्ट में आज हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके C4 साइकिल के बारे में। किसके बारे में रहेगा? आपके C4 साइकिल के बारे में। इससे पहले हमने जो आपके पार्ट नंबर 7 क्या था उसमें हमने C4 साइकिल के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, और इसके बारे में आज हम जो C4 साइकिल है इसको हम कंप्लीट यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक बार सारे लाइव आ जाएं। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर हमारे यहाँ पे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें जो C4 साइकिल है इसे C4 साइकिल या फिर C3 साइकिल है क्या। मैंने बेसिकली आपको बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है ये मुख्य रूप से आपके किस में चलेगी? स्ट्रोमा वाले पार्ट में। लेकिन ध्यान रखना कि पादप है, पादप सब अलग अलग तरह के अलग अलग जाते हैं। तो ध्यान रखना कि कुछ पादप होते हैं उनके अंदर जब डार्क रिएक्शन चलती है तो उसमें जो पहला प्रोडक्ट स्टेबल बनता है, जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है पहला, वो आपके 3 कार्बन युक्त बनता है। कितने कार्बन युक्त बनता है? आपके 3 कार्बन युक्त बनता है। तो 3 कार्बन युक्त जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपके पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो किन्हीं पादपों में ध्यान रखना कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका पीजीए, जिसे हम कहते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे आपके C3 साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको C3 साइकिल कहा जाता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर ध्यान रखना कि आपके 3 कार्बन युक्त प्रोडक्ट ना बनकर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका OAA, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इसमें ध्यान रखना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में जो कार्बन पाए जाते हैं वो आपके 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? आपके 4 कार्बन होते हैं, इसीलिए उस साइकिल को कहा जाता है आपके C4 साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके C4 साइकिल कहा जाता है। C4 साइकिल देखो क्यों पाया जाता है, मुख्य रूप से ध्यान रखना कि पादप की जो पत्तियां होती है उसमें 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुख्य रूप से आपके 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से हमने प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में तो एक कोशिका देखी थी आपकी पर्ण मध्योतक कोशिका। एक कौन सी कोशिका देखी थी? आपकी पर्ण मध्योतक कोशिका। और जो दूसरी कोशिका पाई जाती है वो कोशिका पाई जाती है आपकी पूल आच्छादित कोशिका। दूसरी कोशिका कौन सी पाई जाती है? आपकी पूल आच्छादित कोशिका पाई जाती है। तो इन 2 के कारण क्या होता है? आपका C4 साइकिल चलता है, क्योंकि आपकी विशेष प्रकार की इसके अंदर प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। किसके अंदर? C4 प्लांट्स के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है? आपके C4 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इन्हीं कोशिकाओं के कारण क्या होता है कि आपका जो C4 साइकिल है वो चलता है, जिसके कारण पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपके 4 कार्बन युक्त, और उसका नाम क्या है यहाँ पे? OAA, जिसे हम कहते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सभी को वेरी गुड इवनिंग। अब देखो, इसके बारे में हमारी जो भी स्लाइड थी वो स्लाइड आप देख सकते हैं। इससे पहले वाले जो भी आपके पार्ट हमने कंप्लीट किए थे, ये हमारा 8 नंबर पार्ट है इस लेसन का। ये स्लाइड आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट की संरचना पढ़ी थी, फिर हमने प्रकाशिक अभिक्रिया शुरू की थी, ठीक है। प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश तंत्र फर्स्ट और प्रकाश तंत्र सेकंड के बारे में ध्यान रखना है। फिर आपको चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में ध्यान रखना है। फिर हमने पढ़ा था यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया में पहला हमने पढ़ा था यहाँ पे C3 चक्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? C3 चक्र के बारे में। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका C4 साइकिल। कौन सा पढ़ा था? C4 साइकिल। क्योंकि C4 साइकिल की जो पत्ती होती है, आपकी पत्ती की संरचना है भाई यहाँ पे, है ना। C4 साइकिल की जो पत्ती होती है पादप की, उसकी संरचना दी गई यहाँ पे। तो C4 साइकिल में ध्यान रखना कि 2 प्रकार की विशेष प्रकार की आपके प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है, जिसमें पहली कोशिका होती है पर्ण मध्योतक कोशिका, और दूसरी कौन सी होती है? यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका होती है। तो अंदर की ओर देख सकते हो यहाँ पे कि ये तो आपकी मेसोफिल सेल्स, ये आपकी बाहर की ओर जो कोशिका, ये आपकी मेसोफिल सेल्स। कौन सी? यहाँ पे मेसोफिल सेल्स, जिसे हम यहाँ पे जो बाहर वाली ये कोशिकाएं, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, आपने ऑफलाइन पढ़ लिया है ना सर, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर। आओ मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, क्लोरोफिल की संरचना वाला। इसमें देखो ये आपकी बाहर वाली ये जो संरचना होती है यहाँ पे, ये जो भी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, ये बाहर वाली जो कोशिका है ये कोशिका कहलाती है आपकी मेसोफिल सेल्स की। ये कोशिका कौन सी होती है? यहाँ पे मेसोफिल सेल्स की होती है, ठीक है। ये आपके मेसोफिल सेल्स की यहाँ पे कोशिका पाई जाती है इसके अंदर। ये सारी बाहर की जो और कोशिका होगी ये कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे मेसोफिल सेल्स हो जाएगी। लेकिन जो अंदर की ओर ये जो कोशिका पाई जाती है ये कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे बंडल शीत कोशिका। ये अंदर की ओर क्या हो जाएगी? बंडल शीत कोशिका, जिसे हम यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर की ओर जो कोशिका पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका। लेकिन बाहर की ओर जो कोशिका पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पे पर्ण मध्योतक कोशिका कहते हैं। तो ये 2 विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है।
अब ध्यान रखना कि जो आपकी पूल आच्छादित कोशिका होती है अंदर की ओर, उनके अंदर क्या पाया जाता है, आपके श्रवण पुल को ये चारों ओर से घेरे हुए रहती है। इस प्रकार से श्रवण पुल को चारों ओर से घेरे हुए रहती है, तब भी आपकी एक माला के समान संरचना बन जाती है। और इस माला को जर्मन में हम क्या कहते हैं, क्रेंज कहते हैं, और इसीलिए इसे क्रेंज शारीरिकी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, क्रेंज एनाटोपिया शारीरिकी कहा जाता है। सर आपकी लाइव क्लास में ना, अच्छा आपने सारे वीडियो देख लिए, बहुत अच्छा किया आपने, मतलब बस रिवाइज करते रहो हर एक चैप्टर को, है ना, जितना भी फ्री टाइम रहो आप बस रिवाइज करते रहो इन वीडियोस को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्रेंज शारीरिकी होती है आपकी गन्ना में, मक्का में और बाजरा में पाई जाती है। क्योंकि जो C4 साइकिल होता है, ये C4 साइकिल चलता है किस में, आपके गन्ना, बाजरा और मक्का में चलता है। तो ये क्रेंज शारीरिकी किस में पाई जाएगी, आपकी गन्ना, बाजरा और मक्का में पाई जाएगी। तो ये बातें आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन मुख्य रूप से जो हमारी कोशिका काम में आने वाली आगे वो आएगी, एक तो पर्णमध्योतक कोशिका, एक आपकी यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका काम में आने वाली है। अब देखो इस C4 साइकिल की जो क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ा था कि इसे हेच स्लेक चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे हेच स्लेक चक्र भी कहा जाता है। फिर हमने बात की थी कि जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है, इनके अंदर क्या होते हैं, छोटे और ग्रेना युक्त हरित लवक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, छोटे और ग्रेना युक्त हरित लवक होते हैं। मतलब जो पर्णमध्योतक कोशिका होती है, मेसोफिल जो सेल होती है पत्ती में, उनमें ध्यान रखना कि ग्रेना युक्त हरित लवक पाया जाता है। लेकिन ग्रेना है तो हमें पता है कि ग्रेना वाले पार्ट में प्रकाशिका अभिक्रिया होती है, लेकिन जहाँ पे ग्रेना नहीं होगा वहाँ पे स्ट्रोमा वाला पार्ट होगा, तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूल आच्छादित कोशिका होती है, इन पूल आच्छादित कोशिकाओं में आपके ग्रेना नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, ग्रेना नहीं पाया जाता। तो ग्रेना नहीं होगा तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया चलेगी, आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया चलेगी। कौन सी अभिक्रिया चलेगी, अप्रकाशिक अभिक्रिया। कंप्लीट है बात यहाँ तक। तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे C4 साइकिल की क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे हम यहाँ पे, C4 चक्र की क्रियाविधि। C4 चक्र की क्रियाविधि, C4 चक्र की क्रियाविधि। अब देखो C4 चक्र की क्रियाविधि होगी क्या, हमने बात की थी कि इसका C4 नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जो इसमें फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका OAA, और OAA का मतलब हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। तो पहली बात ध्यान रखना, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ पर्णमध्योतक कोशिका। ये हो जाएगी यहाँ पे आपके पर्णमध्योतक कोशिका। मैं सबसे पहले इसका जो ड्रॉ आपके फ्लो चार्ट है वो ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे, पर्णमध्योतक कोशिका, और इस तरफ हो जाएगी यहाँ पे ध्यान रखना पूल आच्छादित कोशिका। और मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ, यहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हो जाएगी यहाँ पे आपकी पर्णमध्योतक कोशिका। पर्णमध्योतक कोशिका, ये पर्णमध्योतक कोशिका होती है, ठीक है, बाहर की ओर। और अंदर की ओर कौन सी होती है, आपकी पूल आच्छादित कोशिका होती है। अंदर की ओर कौन सी होती है, आपकी पूल आच्छादित कोशिका, ठीक है। ये आपके पूल आच्छादित कोशिका, जिसे हम बंडल शीथ सेल भी कहते हैं, पूल आच्छादित कोशिका। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे कि जो पर्णमध्योतक कोशिका है, इन पर्णमध्योतक कोशिकाओं में क्या होगा। सबसे पहले ध्यान रखना, ये आपके कोशिकाएं हो गई यहाँ पे दोनों, एक तो पूल आच्छादित कोशिका, एक कौन सी हो गई यहाँ पे आपके पर्णमध्योतक कोशिका। सर एग्जाम 15 मई के बाद बता, हाँ बिल्कुल ये न्यूज सही है रोहित, ठीक है। अब ध्यान रखना कि सबसे पहले आपके वातावरण के द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाएगा। किसको ग्रहण किया जाएगा, यहाँ पे CO2 को वातावरण के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। अब ध्यान रखना कि CO2 को वातावरण के द्वारा जो ग्रहण करेगा वहां पे, तो इसका जो प्रथम ग्राही होगा वो प्रथम ग्राही कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पेप हो जाएगा, ठीक है। पेप का मतलब हो जाएगा आपका फास्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसका प्रथम ग्राही कौन हो जाएगा, यहाँ पे पेप हो जाएगा, मतलब फास्फोइनोल पाइरुवेट। सर C3 साइकिल का एग्जाम्पल 1 बीजपत्री पादप और C4 साइकिल में 1 बीज, देखो जो C3 साइकिल है वो बिल्कुल आपके 1 बीजपत्री पादपों में, जबकि C4 साइकिल है वो आपके 1 बीजपत्री और आपके 2 बीजपत्री पादपों में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना लगभग आपके सभी जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में जो आपका C3 साइकिल लगभग सभी प्लांट्स में पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप है, वो मैंने आपको गन्ने के बारे में, बाजरा के बारे में, मक्के के बारे में बता रखा है, ठीक है। क्योंकि इन पादपों के अंदर क्या होता है कि आपके पर्णमध्योतक कोशिका और पूल आच्छादित कोशिका कुछ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है अलग से प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। ये नहीं बोल सकते हैं कि आपके 1 बीजपत्री पादपों में आपके C3 साइकिल चलता है, लेकिन मुख्य रूप से ध्यान रखना लगभग सभी पादपों में C3 साइकिल चलता है। और अपवाद स्वरूप जो चलता है वो आपकी C4 साइकिल, और C4 साइकिल मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि बाजरा में, मक्का में चलता है, गन्ने में चलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात यहाँ पे। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जो पर्णमध्योतक कोशिका है, इन पर्णमध्योतक कोशिकाओं के द्वारा CO2 को ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा, पेप के द्वारा। पेप का मतलब हो जाएगा
फास्फोइनोल पाइरुवेट हो जाएगा। अब इस समय ध्यान रखना कि ये जो पेप है, ये पेप आपके 3 कार्बन युक्त है। कितने कार्बन युक्त है? आपके 3 कार्बन। इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? 3 कार्बन। 3 कार्बन इसके और 1 कार्बन कौन सा हो जाएगा? CO2 का। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। ठीक है, ये एरो मैंने उल्टा लगा दिया, यहाँ पे ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये आपके 3 कार्बन ये और 4 कार्बन ये, 1 कार्बन ये मिलकर क्या बनाएंगे? यहाँ पे 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट बनाएंगे। और पहला जो 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका OAA। OAA का मतलब हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और इसमें जो कार्बन पाए जाते हैं वो टोटल आपके 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? आपके 4 कार्बन। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि इसमें जो आपके प्रोडक्ट बनता है, पहला वो 4 कार्बन युक्त प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए इस चक्र को आपके C4 साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके C4 साइकिल कहा जाता है। ये बात कंप्लीट है यहाँ पे C4 साइकिल के बारे में कि C4 साइकिल क्यों कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और इसका जो CO2 ग्राही होता है वो कौन होता है? यहाँ पे पेप होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है। ये बात आपको याद रखनी। अब ध्यान रखना जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये आपके क्या करेगा कि जो NADPH है इसको कहाँ मिलेगा ऊर्जा को? पेप की फुल फॉर्म फास्फोइनोल पाइरुवेट, इसकी हो जाएगी फुल फॉर्म। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा, फास्फोइनोल पाइरुवेट हो जाएगा। ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुवेट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। और OAA का मतलब हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब ध्यान रखना कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये आपके जो NADPH है, कौन सा यहाँ पे NADPH प्लस H, इसका जो ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीकरण किस में कर देगा? आपके NADP में ऑक्सीकरण कर देगा। किस में कर देगा? यहाँ पे NADP में ऑक्सीकरण कर देगा। जैसे ऑक्सीकरण करेगा यहाँ पे बनेगा आपका मेलेट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे मेलेट। इस मेलेट में भी ध्यान रखना 4 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। अब ये मेलेट आपके प्रवेश करेगा पूल आच्छादित कोशिकाओं में। किस में प्रवेश करेगा? आपके पूल आच्छादित कोशिकाओं में। कैसे प्रवेश करेगा? एक बार आप इस डायग्राम को वापस देखना कि आपके सामने जो विशेष प्रकार की यहाँ पे कोशिका है, इन कोशिकाओं में देखो ये जो बाहर वाली कोशिका है ये तो आपकी मेसोफिल सेल्स, इस मेसोफिल सेल्स में यहाँ पे बनता है मेलेट। क्या बनता है? मेलेट। ये मेलेट प्रवेश करेगा आपके अंदर की ओर। यहाँ पे कहाँ पे प्रवेश करेगा? अंदर की ओर। अंदर कौन सी कोशिका? यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका है। तो जो मेलेट बनता है वो मेसोफिल सेल्स में बनता है और मेसोफिल सेल्स से कहाँ पे प्रवेश करता है? आपकी पूल आच्छादित कोशिकाओं में प्रवेश करता है। कहाँ पे प्रवेश करता है? पूल आच्छादित कोशिकाओं में। यहाँ तक बात कंप्लीट है। अब देखो जो मेलेट है ये मेलेट प्रवेश किया यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिकाओं में। तो ये आ गया यहाँ पे मेलेट आ गया भाई पूल आच्छादित कोशिकाओं में। अब मेलेट में कितने कार्बन है? यहाँ पे 4 कार्बन है। इसमें से ध्यान रखना कि 1 कार्बन है वो आपके CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। 1 कार्बन क्या होगा? आपके CO2 के रूप में यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। और जो दूसरे वाले 3 कार्बन है वो 3 कार्बन यहाँ पे पाइरुवेट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? यहाँ पे पाइरुवेट बना लेंगे। ठीक है, और पाइरुवेट में हमें पता है कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। अब यही पाइरुवेट वापस किसके अंदर चला जाएगा? यहाँ पे पर्णमध्युतक कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। ये लो पाइरुवेट वापस किस में चला गया? आपके पर्णमध्युतक कोशिकाओं में चला गया। और पाइरुवेट वापस आपके क्या बना लेगा? यहाँ पे फास्फोइनोल पाइरुवेट बना लेगा। और इस समय जब आपकी फास्फोइनोल पाइरुवेट बनेगा तो इस समय ध्यान रखना कि जो ATP है ये ATP कन्वर्ट किस में होगी? यहाँ पे ADP किस में कन्वर्ट होगी? ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होगी। तो ATP वापस किस में कन्वर्ट होती है? यहाँ पे ADP में कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उस प्रकाशिक अभिक्रिया में हमें पता है कि ATP व NADPH प्लस H प्लस का निर्माण होता है। NADPH प्लस H का निर्माण होता है और इसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण शक्ति कहते थे। वहाँ पे क्या कहते थे? स्वांगीकरण शक्ति। और इस स्वांगीकरण शक्ति का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? आपके CO2 के अपचयन में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आपके CO2 के अपचयन में। तो यहाँ पे देखो आपके ATP का यूज हो रहा है और यहाँ पे आपके NADPH का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? यहाँ पे NADPH का यूज हो रहा है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे वापिस यहाँ पे जो आपके NADP है ये NADP वापस कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे किस में? आपके NADP प्लस है ये आपके वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहाँ पे NADPH प्लस H में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि वापस यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस। यहाँ पे किसकी प्रोसेस हुई थी? आपके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। यहाँ पे किसकी प्रोसेस हुई थी? आपके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। और ये कौन सी प्रोसेस हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है इसे हम कहते हैं यहाँ पे रीजनरेशन। क्या कहते हैं इसको? हम यहाँ पे रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन का मतलब पाइरुवेट से वापस आपके पेप प्राप्त हो रहा है। पेप से स्टार्ट किया था और वापस आपके पेप प्राप्त होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं यहाँ पे रीजनरेशन कहा जाता है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना कि जब आपकी CO2 होती है, CO2 तो आपके रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करेगी
और ये जो CO2 है, इस CO2 का जो प्रथम ग्राही होता है वो कौन होता है? पेप होता है। ये आपके इस पर्णमध्यतक कोशिकाओं में पाया जाता है पेप, जिसे हम फास्फोइनोल पाइरुवेट कहते हैं। जैसे आपकी इस ये तो आपके इसमें कितने कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन और 1 कार्बन कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? यहाँ पे 4 कार्बन हो गए। टोटल कार्बन कितने हो गए? यहाँ पे 4 कार्बन। अब देखो ये 4 कार्बन युक्त क्या बनाएगी? यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन। अब देखो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या करेगा कि जब मेलेट में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा? ध्यान रखना, NADPH+H+ का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन के समय हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन क्या होते हैं? आपके दोनों ही बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे क्या बना लेते हैं? आपका NADP+ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? यहाँ पे NADP+ बना लेते हैं। अब ये मेलेट क्या करेगा? आपकी पूल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करेगा। किसके अंदर प्रवेश करेगा? पूल आच्छादित कोशिकाओं के अंदर। देखो इतनी बात आपको याद नहीं रखनी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ क्या याद रखना। पेप, इसके बाद में OAA, इसके बाद में मेलेट, और मेलेट से आप पाइरुवेट। मेलेट से क्या याद रखोगे आप? पाइरुवेट। और पाइरुवेट से वापस क्या बन जाएगा? पेप बन जाएगी। ये 4 वर्ड आपको यहाँ पे C4 साइकिल में याद रखने। ऐसे याद रखो कि C4 साइकिल है तो 4 का मतलब 4 यौगिक मुख्य रूप से काम आएंगे। एक तो पेप, ऑक्जेलो एसिड, मेलेट और आपकी पाइरुवेट। नॉर्मल है, ये तो याद हो जाएंगे 4 वर्ड आपको। इसके द्वारा क्या बन जाएगा? आपके यहाँ पे C4 साइकिल आसानी से बना सकते हो। ये आपको पर्ण मध्य तक इधर वाली कोशिका और इधर वाली कोशिका कौन सी हो जाएगी? पूल आच्छादित कोशिका हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि एक को छोड़कर एक को क्या करना है? आपको NADPH को कन्वर्ट करना है। जिसकी यहाँ पे इसको छोड़ना है और इस बॉन्ड पे आपको NADPH को चेंज करना है, इसको छोड़ना है और इसको हमने यहाँ पे क्या किया? NADPH को चेंज किया, वापस मतलब वापस आपकी क्या हुआ? यहाँ पे रिडक्शन हो गया। और इसको छोड़कर यहाँ पे हमें क्या करना है कि ATP है वो ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो 4 तो यौगिक के नाम याद रखें और एक को छोड़कर एक हमें क्या करना है? यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण करना है। कंप्लीट है बात यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 कहाँ पे काम आएगी? तो ये CO2 ध्यान रखना आपके C3 साइकिल में चली जाएगी। किस में चली जाएगी? आपके C3 साइकिल में चली जाएगी। और जैसे ही C3 साइकिल में आपकी चली जाएगी तो इस CO2 के द्वारा किसका निर्माण कर लिया जाएगा? आपके शर्करा का निर्माण कर लिया जाएगा, अर्थात कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे निर्माण कर लिया जाएगा। ये है यहाँ पे आपका C4 साइकिल चक्र, या जिसे हम यहाँ पे H/ चक्र भी कहते हैं। कंप्लीट है बात इसके बारे में। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे C3 और C4 पादपों की कुछ विशेषता। C3 व C4 पादपों की कुछ विशेषता, पादपों की विशेषता कि इनके अंदर क्या विशेषता है ऐसी। तो पहला पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि जो C4 पादप होते हैं, C4 पादप CO2 की अत्यधिक कम सांद्रता पर, CO2 की अत्यधिक कम सांद्रता पर भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, कि जो C4 प्लांट से अगर इसमें आपकी CO2 की सांद्रता कम भी हो जाए ना तो भी ये आपके फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे याद रखना आपको कि जो C4 प्लांट्स होते हैं इसमें प्रकाश शोषण होता है वो आपके C3 पादपों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, C4 पादपों में प्रकाश शोषण अनुपस्थित, C4 प्लांट्स में प्रकाश शोषण अनुपस्थित होने से इनकी उत्पादकता क्या होगी? आपकी इनकी उत्पादकता C3 से अधिक होती है। क्योंकि प्रकाश शोषण में क्या होता है? ध्यान रखना आपकी कि जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका वापस ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि ध्यान रखना कि C4 प्लांट्स के अंदर आपकी प्रकाश शोषण अनुपस्थित होता है और प्रकाश शोषण नहीं होगा यहाँ पे तो आपकी मुख्य रूप से ध्यान रखना उत्पादकता है वो C3 से अधिक हो जाएगी। सर पूल आच्छाद में केल्विन बेसन चक्र होता है, परासरण मध्य तक। देखो पूल आच्छाद कोशिकाओं में आपके केल्विन बेसन चक्र होता है। देखो पूल आच्छाद कोशिकाएं होती हैं वो आपके एक विशेष प्रकार के अलग से प्लांट, लगभग आपके सभी प्लांट्स होंगे उनमें पूल आच्छाद कोशिका पाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मैंने आपको 2 कोशिका बताई थी। कौन सी बताई थी? एक कोशिका यहाँ पे आपको ये आपके पर्ण मध्योतक कोशिका बताई थी। कौन सी कोशिका बताई थी आपको? पर्ण मध्योतक कोशिका।
ध्यान रखना पूल आच्छादित कोशिकाएं आपकी लगभग प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन ये पर्णमध्युतक कोशिका किस किस में पाई जाती है? आपकी मक्का में पाई जाती है, गन्ना में पाई जाती है, इसके अलावा बाजरा में पाई जाती है। ये तो उदाहरण हमने लिखे थे यहाँ पे। ये विशेष प्रकार के आपके अलग से कोशिका पाई जाती है, पर्णमध्युतक कोशिका। और ये पर्णमध्युतक कोशिका क्या करती है? ध्यान रखना कि इसके अंदर सबसे पहले CO2 ग्राही होगा यहाँ पे, और CO2 जो ग्राही होगा इसके द्वारा आपके फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। यहाँ पे पर्णमध्युतक सेल में कौन सा चक्र चलेगा? यहाँ पे केल्विन चक्र। देखो यहाँ पे जो आपका H-स्लेक्स चक्र है आपकी पर्णमध्युतक कोशिका और पूल आच्छादित कोशिका दोनों में चलेगा। कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है यहाँ पे। वापिस चलते हैं भाई, कहाँ पे थे? यहाँ पे इसके बारे में है ना। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि C4 चक्र की प्रमुख, C4 चक्र का प्रमुख एंजाइम, C4 चक्र का प्रमुख एंजाइम CO2 की कम सांद्रता पर भी, CO2 की कम सांद्रता पर भी क्रियाशील रहता है। मतलब CO2 की कम सांद्रता हो जाती है इस C4 चक्र में आपकी, तो भी इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रमुख एंजाइम के रूप में कौन कार्य करता है? पेप ही करता है C4 साइकिल में। अभी हमने देखा था कि जो CO2 का ग्राही कौन होता है? पेप होता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट होता है। तो यहाँ पे CO2 की अगर मात्रा कम रहती है ना, तो भी आपकी पेप है ये पूर्ण रूप से आपके ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेता है। ठीक है। और फोर्थ नंबर ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 पादप कम जल वाले स्थानों एवं उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों में भी आसानी से उगाए जा सकते हैं, कि जो आपके C4 प्लांट्स है ये आपके क्या होते हैं कि कम जल वाले स्थानों वे आपकी उच्च तापक्रम वाले क्षेत्रों में भी इनको आसानी से उगाया जा सकता है। ये बात आपको यहाँ पे मुख्य रूप से याद रखनी है। ठीक है। तो ये तो बात नॉर्मल होगी यहाँ पे C4 व C3 पादपों की विशेषता, लेकिन सारी विशेषता आपके C4 प्लांट्स के यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि C3 चक्र और आपका C4 चक्र है, उन दोनों में यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है? मुख्य रूप से C3 चक्र व C4 में आपके डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है? मुख्य रूप से इधर हो जाएगा आपका C4 चक्र। पहली विशेषता ध्यान रखना, इसमें जो अनुकूलतम तापमान होता है वो अनुकूलतम तापमान आपके 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन इसमें आपके 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड अनुकूलतम तापमान। फिर सेकेंड नंबर बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्रेंज एनाटॉमी होती है या फिर क्रेंज जो शारीरिकी होती है, क्रेंज शारीरिकी इसमें अनुपस्थित होती है। इसमें क्या होती है? यहाँ पे अनुपस्थित होती है, लेकिन इसमें क्रेंज शारीरिकी क्या होती है? यहाँ पे उपस्थित होती है। क्रेंज शारीरिकी के बारे में बात कर ली कि जो पूल आच्छादित कोशिकाएं होती है आपके श्रवण पूल को चारों ओर से घेर लेती है। ये अंदर की ओर आपकी क्या यहाँ पे श्रवण पूल है और ये बाहर की ओर कौन सी? यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका। कौन सी? यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका। तो एक प्रकार से यहाँ पे माला के समान संरचना बनाती है, और माला को इंग्लिश आपकी जर्मन में क्या कहते हैं? क्रेंज कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे क्रेंज एनाटोमी भी कहा जाता है। फिर थर्ड नंबर ध्यान में रखना कि जो इसमें आपकी प्रथम स्थायी उत्पाद, ये जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है ये बनता है इसमें आपका PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो बनता है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर फोर्थ नंबर बात करते हैं यहाँ पे, इसमें जो CO2 का स्थिरीकरण होता है, CO2 का स्थिरीकरण, तो CO2 के स्थिरीकरण के लिए जो कोशिका पाई जाती है वो ध्यान रखना यहाँ पे केवल पर्णमध्युतक कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है? आपकी पर्णमध्युतक सेल में होता है। ठीक है। किसमें होता है? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्णमध्युतक कोशिका। लेकिन इसमें क्या होता है? ध्यान रखना, आपकी पर्णमध्युतक कोशिका भी होती है, पर्णमध्युतक सेल भी होती है, वह इसके साथ कौन सी होती है? यहाँ पे पूल आच्छादित कोशिका होती है। कौन सी होती है? यहाँ पे पूल आच्छादित सेल्स पाई जाती है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब तो समझ में आ गया यहाँ पे कि जो CO2 का स्थिरीकरण होगा C3 साइकिल में वो आपकी पर्णमध्युतक कोशिकाओं के द्वारा होगा, मतलब उसमें आपकी पूल आच्छादित कोशिका नहीं पाई जाएगी। फिर 5 नंबर बात करते हैं यहाँ पे कि जो CO2 है, इस CO2 का जो प्रथम ग्राही होगा, CO2 का प्रथम ग्राही C3 चक्र में हमने देखा था कि जो CO2 का प्रथम ग्राही है वो कौन सा था? यहाँ पे RuBp था।
देखो मैं आपको C3 चक्र है वो आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे CO2 का प्रथम ग्राही कौन था आपके RuBp था, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे CO2 है, ये CO2 यहाँ पे, इस CO2 का जो प्रथम ग्राही है ये ग्रहण कौन करता है, RuBp करता है। कौन करता है यहाँ पे, RuBp। तो ये RuBp के द्वारा इसको ग्रहण किया जाता है CO2 को। लेकिन C4 चक्र में ध्यान रखना कि C4 चक्र में जो आपके इस CO2 को ग्रहण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके पेप के द्वारा किया जाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। तो C4 चक्र में ध्यान, C3 चक्र में तो RuBp है इसका ग्राही, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेप हो जाएगा, ठीक है। CO2 का प्रथम ग्राही C3 में, RuBp बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आपको याद रखने। फिर ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो प्रकाश शोषण होता है इसमें तो उपस्थित होता है, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रकाश शोषण होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अनुपस्थित होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसमें अनुपस्थित होता है। 7 नंबर जो पॉइंट है इसमें ध्यान रखना, 7 नंबर पॉइंट ध्यान रखना, इसमें नष्टकारी प्रकाश शोषण के कारण कम होता है। यहाँ पे जो आपके ध्यान रखना कि उत्पादकता होती है, वो उत्पादकता क्या होती है आपकी, कम होती है। क्या होती है, कम, लेकिन इसमें उत्पादकता क्या होती है, ज़्यादा। क्यों होती है इसके अंदर ज़्यादा, क्योंकि इसमें प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, आपकी प्रकाश शोषण नहीं पाया जाता। अब ये प्रकाश शोषण होता क्या, ये हम पढ़ेंगे आपकी कल, ठीक है। तो आज हमने यहाँ पे C3 और आपके C4 जो आपके चक्र था ये हमने कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपके CAM प्लांट्स या फिर आपके CAM चक्र के बारे में। इसे CAM का पूरा नाम क्या होता है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक रिएक्ट आपके साइकिल, ठीक है। तो ये आपका जो कैम साइकिल है ये हम कल करेंगे। आज हमने C3 और C4 के बारे में कंप्लीट कर लिया। इसका फिर से हम कभी रिवीजन करेंगे, तो वो आपके रिवीजन की क्लास में इसका कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे एक बार, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये मैंने आपको पर्ण मध्योतक वाला पूरा एकदम डाउट क्लियर कर दिया यहाँ पे कि इसके अंदर पर्ण मध्योतक होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी पर्ण मध्योतक कोशिका और आपकी पूलाच्छादित कोशिका मतलब मेसोफिल और आपकी बंडल शीत कोशिका दोनों पाई जाती है। हाँ, कार्बोक्सिलीकरण के लिए आपके इसमें रूबिस्को होता है, लेकिन इसमें पेप और रूबिस्को दोनों वो दोनों क्या होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, पेप और आपके रूबिस्को। इसके अंदर तो क्या होता है आपके रूबिस्को, लेकिन उसके अंदर ये क्या होंगे, आपके पेप और रूबिस्को दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी वाला जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट कल करेंगे। तो नेक्स्ट संडे को रिवीजन यूनिट बता देना, आप कमेंट कर देना, उसी यूनिट का हम रख लेंगे नेक्स्ट संडे को।